हेलो एवरीवन। बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या होता है। केपलर्स ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए थे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में। ये एम्पिरिकल लॉज थे, मतलब कि कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पे अनुभविक तौर पे दिए गए लॉज थे। तो इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहला नियम है, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एज ए वन फोकस ऑफ द इलिप्स। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये 2 फोकस हैं और इसके एक फोकस पे सन है, और जो वाइट कलर एंड ग्रीन कलर की बॉल दिख रही है वो क्या है, आपके पास ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में या फिर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। केपलर सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट sweeps out equal area in equal interval of time, that is aerial velocity of planet is constant। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करना, मतलब कि देखिए यहाँ पे जैसे अगर ये सन है और इसके चारों ओर ग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो देखिए कुछ समय ग्रह क्या है सन से दूरी पे है, कुछ समय ग्रह क्या है सन के पास में है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इस तरह से बताया जाता है कि मान लेते हैं जब प्लैनेट सन से डिस्टेंस पर है, दूरी पर है, 1 मंथ वो ट्रेवल करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट में, मतलब कि 1 मंथ क्या हो गया, टाइम हो गया। और सेम अगर 1 मंथ क्या करता है प्लैनेट, इस तरह से इधर जाता है, तो ये जो एरिया है जो सन से डिस्टेंस पे था पहले प्लैनेट और जो सन के पास में था पहले, ये जो दोनों एरिया होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती है सन की डिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, इसका लॉ है। Kepler's third law, the square of the time period of revolution of a planet around the sun is in an elliptical orbit is directly proportional to the cube of its semi major axis। किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब आप चाहें तो हम लोग इसको आर भी ले सकते हैं। आर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो चेंज होती है। तो जो टाइम पीरियड है, रिवॉल्यूशन टाइम है अराउंड द सन ऑफ द प्लैनेट is proportional to a cube। a is the semi major axis। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये छोटा है तो मतलब कि ये जल्दी से सन को क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। और यहाँ पर जो ये जो डिस्टेंस है सन से वो क्या है, लार्ज है, तो ये जो प्लेनेट है वो ज़्यादा समय लगाएगा सन को रिवॉल्व करने में या एक कंप्लीट साइकिल करने में। इसीलिए हम देखते हैं कि सीक्वेंस वाइज जो प्लैनेट्स हैं जो सन के पास में है वो जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, जो सन से दूरी पे उनको चक्कर लगाने में समय लग जाता है। तो केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ डेरिवेशन हम पढ़ लेते हैं। सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पे सन को मानेंगे जिसका मास क्या है, m है, और एक प्लैनेट है जो ए से बी की ओर ट्रेवल करता है किसी पॉइंट पे, तो इसका एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। मैं इसको थीटा भी लेके चल रहा हूँ, आगे हम देखेंगे ये आता है। और ए से बी हमने इसको ट्रेवल करवाया और जो प्लैनेट का मास है वो स्मॉल m है। तो अगर सन का मास कैपिटल M और प्लैनेट का मास स्मॉल m, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये वाला
माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप मतलब कि ये वाला इस डायरेक्शन में लगेगा। फिर इसके बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन लेंगे क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है या उसकी रेडियस चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं कि जब प्लेनेट यहाँ पर था तो इसकी रेडियस ये हो सकती है, जब प्लेनेट यहाँ पहुँचेगा तो इसकी रेडियस स्मॉल हो जाएगी, तो इसलिए रेडियल एक्सेलरेशन को लेंगे। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप आर कैप का जो कोफिशिएंट है उसको लीजिएगा, यहाँ पर ये होता है m इंटू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। और आर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी और कोणीय वेग। और दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप यहाँ से। दोनों को इक्वेट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे। आर कैप कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही आपको बताया गया ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ओमेगा से इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। आर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया है हमने, देखिए जो ओमेगा आर स्क्वायर है उसको एच मान के चला है। यहाँ पर जो आपको ये वाला दिख रहा है ओमेगा आर स्क्वायर, इसको आप एच मान लीजिए, तो यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा गया है। ठीक है, ये इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या मानेंगे, आर इक्वल टू 1/u। तो एच इक्वल टू क्या माना गया था, ओमेगा आर स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन आर स्क्वायर, या फिर एच यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। और हमें पता है कि डी थीटा बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, एच यू स्क्वायर, सिंपल। तो सिंपल आपके पास देखिए यहाँ पर, अब इसको नए तरीके से स्टार्ट करें। डी आर अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, आर की वैल्यू 1/u, सिंपल। अब इसको u के रिस्पेक्ट सॉरी t के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो पहला टर्म ये आ जाएगा डी यू अपॉन डी टी। डी यू अपॉन डी टी को आप क्या लिख लीजिए, डी यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू आपके पास है, और इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा एक बार, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहीं पर सिंपल सा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर ये आएगा। इसको केवल सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या माना है, आर इक्वल टू 1/u माना है बस। इसकी वैल्यूज़ को आप इसमें रख दीजिए, ये जो वैल्यू हमने निकाली थी, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस इक्वेशन नंबर 3 में आप इसकी वैल्यू को रख दीजिए, डी टू आर की और आर की वैल्यू को। लास्ट में जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म है, इसको आप थोड़ा सा लाइन बाय लाइन देख लेंगे। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, जो इस इक्वेशन में जी एम अपॉन एच स्क्वायर है ये कांस्टेंट है। क्यों, एच भी कांस्टेंट है और जी और एम भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल सा 0 रहेगा। तो देखिए हमने क्या किया है इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें मैंने क्या किया, जी एम अपॉन एच स्क्वायर को इस साइड लेके गए, तो u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर जो आपको u दिख रहा है ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, वहाँ पर भी मैं प्लस या माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर कर दूँ तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें ये किया गया है, एक्चुअल में यहाँ पर u था केवल, लेकिन यहाँ पे जी एम अपॉन एच स्क्वायर को क्यों किया गया है माइनस, क्योंकि सेम एक जैसा बनाने के लिए इसको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसको देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये है, u इक्वल टू यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन भी आप मान सकते हैं। इसमें आप चाहें तो इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं या कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कॉस थीटा लिखने का रीज़न ये होता है
कि जो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है जिससे हमको इलिप्टिकल ऑर्बिट की जानकारी मिलेगी, उसके लिए कॉस थीटा उसमें रहता है, इसलिए इसको कॉस थीटा लिखा गया है। तो इससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन में आप क्या कीजिए, h² को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा, और इसी इक्वेशन नंबर 5 को आप तुलना कर लीजिए इस शंकु परिच्छेद के समीकरण से या फिर कोनिक सेक्शन की इक्वेशन से। L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ई क्या है यहाँ पे, उत्केंद्रता होता है या इसेंट्रिसिटी होता है, जो डिसाइड करता है कि जो ऑर्बिट है हमारा वो इलिप्टिकल होगा या सर्कुलर होगा या परवलयाकार होगा, इस तरह से। तो अगर इसेंट्रिसिटी ई लेस देन 1 होता है तभी क्या होगा, हमारा ऑर्बिट इलिप्टिकल होगा, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो क्या लिख सकते हैं इसको, E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, h² कैपिटल A/Gm, और L की जगह क्या लिख सकते हैं, h²/Gm। h यहाँ पर E तो बता दिया गया, L क्या है, नाभिलंब की लंबाई है या फिर सेमी इलेक्टस रेक्टम है। जो कोनिक सेक्शन में इक्वेशन ये कोन बनता है इस तरह से, तो इसमें जो इलिप्टिकल रेंज होता है वो है, ये है। और यही चीज़ आपको बताया गया, यदि E क्या है, लेस देन हो, अर्थात h² A/Gm लेस देन हो, तो देन ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। अब इसको एनर्जी के फॉर्म में भी थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो उसके रिस्पेक्ट में हम इसको फाइंड करेंगे। तो ग्रह की कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। देख लीजिए यहाँ पर ½ mv² प्लस -gm स्मॉल m/r। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्लैनेट से, जैसे ये है, ये सन है और ये प्लैनेट है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, r मैक्सिमम कहलाएगी। लेकिन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये r मिनिमम। मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट पर और मिनिमम पॉइंट पे भी इसकी एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी को समझेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज r मैक्स। ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी, ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या होगी, r मिनिमम। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज। तो यहाँ तक अभी हमने जो पढ़ा वो केवल उसको इलिप्टिकल या फिर कोनिक सेक्शन की इक्वेशन से कंपेयर करवाना था बस। अब इसके बाद जो हमारा प्रोसेस होगा सिंपल सा मैथमेटिकल प्रोसेस ही है। तो देख सकते हैं आप कि मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट v इक्वल टू r d(θ/dt), r ओमेगा लिख सकते हैं इसको। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, h/r। यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि r² ओमेगा को हमने h लिखा था, तो वैसा ही अगर r ओमेगा लिखा हुआ है तो उसको h/r भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या मान के चला था, h इक्वल टू r² ओमेगा। तो r ओमेगा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, h/r। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखिए मैंने एनर्जी के इक्वेशन को लिख दिया यहाँ पर, जो पिछले इसमें v की वैल्यू आप रख दीजिए पहले यहाँ पर। उसके बाद आपको ये v की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये वाली, और इसके बाद h/r लिख दिया गया देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर मिनिमम रख दिया गया, यहाँ पर मैक्सिमम है। आप चाहें तो किसी भी एक को लेकर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिनिमम को लेके चलूँगा। तो अकॉर्डिंग टू कोनिक सेक्शन इक्वेशन, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/r मिनिमम की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। r मिनिमम का मतलब कि थीटा इक्वल टू 0,
कॉस थीटा क्या आ जाएगा 1। आर मैक्सिमम का मतलब कि पाई, कॉस थीटा क्या आ जाएगा -1। ये कैसे लिखा गया है देखिए, ये जैसे प्लेनेट है, प्लेनेट यहाँ पर है, तो आर मिनिमम ये वाली डिस्टेंस हो गई, ये आर मिनिमम हो गई। जब प्लेनेट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब ये मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री या पाई डिग्री, ये आर मैक्सिमम की कंडीशन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इस कोनिक सेक्शन इक्वेशन में आप वैल्यू रख दीजिए 1L/R मैक्सिमम कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, L/R मिनिमम कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए आसानी से। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। और हम कौन सा सॉल्व करेंगे, आर मिनिमम की वैल्यू को सॉल्व करके चलेंगे यहाँ पर, ये वाली। तो देखिए आप अगर इसमें इन वैल्यूज़ को रखते हैं, 1/R मिनिमम की वैल्यू को रखते हैं, 1 + E वाला आ जाएगा। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में है, ये सॉरी काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। इसमें आप वैल्यू रख दीजिए और इसको आप इस तरह से सॉल्व करते जाइए। इसमें देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, ध्यान से देखेंगे कि ये जो पूरा टर्म है RHS वाला, उसको LHS में ले जाया गया है और कुछ हमारे पास ऐसा इक्वेशन मिलेगा। और ये देखिए एक वर्ग समीकरण है 1 + E² का, ये आपको दिख रहा होगा वर्ग समीकरण। इस वर्ग समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी। सिंपल सा बेसिक सा मैथमेटिक्स है, -b + -b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला आप लगा लेंगे। और इसके लास्ट में आपके पास जो E की वैल्यू है वो ये आएगी, और इसको भी आप सॉल्व करते हैं, यहाँ से कैपिटल E की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल E की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से, और इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ E इज़ लेस देन 1 देन कैपिटल E इज़ नेगेटिव एंड ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज़ क्लोज एंड इलिप्टिकल। ठीक है, अगर क्या है देखिए यहाँ से E अगर लेस देन 1 है तो E² क्या होगा, और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - E² को हम क्या लिखेंगे, फिर E को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 1 ही लिखनी पड़ेगी फिर। ठीक है, मतलब कि इस इक्वेशन में आपको जो ये E1 - E² दिख रहा है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, केवल 1। और देखिए फिर एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल नेगेटिव, और टोटल नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो ऑर्बिट क्या होता है हमारा, क्लोज होता है। ऑर्बिट क्लोज होने के कारण क्या होगा आपका, ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन होगी कि इफ़ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 एंड एनर्जी इज नेगेटिव देन ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट और ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड एंड इलिप्टिकल। क्लोज्ड कहाँ से पता चला, एनर्जी नेगेटिव है। ठीक है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक है तो ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त के रूप में बंद होगी। और इसके बाद ये हमारा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू। और इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन हो केप्लर्स लॉज ऑफ मोशन के से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।